हाय गाइस एंड इस बहुत ही शॉर्ट से प्यारे से इंपॉर्टेंट से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिस इज CS वैभव चितलांगिया फ्रॉम यस अकेडमी फॉर CS पुणे एंड आज हम आपके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशली बना रहे हैं। दिस वीडियो is specially being made for people who attempted the December 2019 examinations of CS professional course. ठीक है, सो हम सबको पता है कि आज दैट इज 26th of December को आपका एग्जाम फाइनली स्टार्ट हुआ था। प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में आज जो पेपर हुआ था वो था कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी एंड आई एम हियर टू डिस्कस दैट पेपर विथ यू। सी आई एम वेरी वेल अवेयर कि कोई भी बंदा अगर एक बार एग्जाम देता है एग्जामिनेशन हॉल में और वहां से निकलता है, उसके बाद उसके दिमाग में बस एक ही चीज रहता है, भाई मैंने 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट तो कर लिया, बट मैंने जो आंसर्स लिखे क्या वो सही थे या गलत। तो आई एम हियर टू क्लियर दैट डाउट ऑफ योर्स बिकॉज आई नो अगर ये डाउट क्लियर नहीं किया जाए तो ये क्वेश्चन मार्क जो है कि मेरा आंसर सही था या गलत, ये आपको 25 फरवरी तक हॉन्ट करेगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ना आपको एक अश्योरिटी देने के लिए कि आप एक्चुअली क्लियर कर रहे हो या नहीं, प्रॉबेबली क्लियर कर रहे हो या नहीं, आई एम हियर विद अ सजेस्टिव आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो आपसे पूछा गया था। ये वीडियो में एक हम लोग जल्दी से सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए थे वो देखेंगे एंड एक सजेस्टिव, करेक्ट, गुड, मॉडरेट अमाउंट ऑफ आंसर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कि आज का क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था तो आई वुड से इट वाज अ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। आई विल नॉट से इट्स वेरी इजी बट आई विल ऑल्सो नॉट से इट वाज वेरी टफ बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मतलब एकदम सीधा, जो बंदा बहुत आराम से तैयारी करके गया उसका भी निकल जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड का जरूरत था। हेंस आई विल से इट वाज अ मॉडरेटली डिफिकल्ट पेपर, इट वाज अ वेरी डिसेंट पेपर एंड इट वाज अ वेरी डुएबल पेपर। मतलब यहाँ पे 60 स्कोर कर सकते हो आप रीजनेबली, वो अभी हम लोग देखेंगे आंसर्स देखते वक्त। सेकेंड थिंग, एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज जो उस पेपर में हुई है वो ये है कि इस पेपर में वैल्यूएशन का एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जी हाँ, ओल्ड सिलेबस में जहां 30 मार्क्स वैल्यूएशन के लिए स्पेसिफाइड अलॉटेड था, न्यू सिलेबस में उसको हम लोग ने हटा दिया, बट वैल्यूएशन का हम लोग ने इस अटेम्प्ट में एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा। सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल थे, एक क्वेश्चन को छोड़ के, एंड वो था बाईबैक से रिलेटेड। तो वील सी ऑल ऑफ दैट क्या था। So yeah, that was a basic overview of the question paper. The question paper was moderate and it was a very doable question paper. अब बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिकॉज आप एग्जाम अभी दे रहे हो या बहुत टेंशन में होगे एग्जाम के बाद, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए चलते देखते क्या सजेस्टिव आंसर्स या क्या एक अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता था टू दी क्वेश्चंस। ठीक है, पहले अपने स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 के बाद वील मूव ऑन टू पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 का अपना जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज elucidate the requirement of registration of offer of schemes involving transfer of shares under the Companies Act। यहां पूछा गया है कि आप जब शेयर्स ट्रांसफर करते हो तो उसके ऑफर ऑफ स्कीम्स को रजिस्टर करने का रिक्वायरमेंट के बारे में कंपनीज एक्ट में क्या लिखा गया है ये बताओ। हम सबको पता है, अगर आपने सेक्शन 230 टू 240 याद किया होगा ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते प्लीज याद कर लो, सेक्शन 238 talks about this only। सेक्शन 238 talks about registration of offer schemes। एक बार फटाक से देखते हैं मेरे नोट्स में ये कहां दिया गया था। सो मेरे नोट्स में अगर आप जाओगे पेज नंबर 85 पे, सी पेज नंबर 85 में ये दिया गया है, यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यहां पे आपको बेसिकली ये लिखना था कि 3 पॉइंट्स होते हैं जो दिमाग में रखना पड़ता है। फर्स्ट, कि आपको सारे सर्कुलर जिसमें ऑफर एंड रिकमेंडेशन दिया जाता है वो इट शुड बी अकम्पनीड बाय सच इंफॉर्मेशन एज इज प्रिस्क्राइब्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया है, वो इंफॉर्मेशन आपको उन ऑफर डॉक्यूमेंट्स में डालना पड़ता है। सेकेंडली, कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए बाय द ट्रांसफरी कंपनी जिसमें वो सारे स्टेप्स जो उन्होंने लिए है वो डिस्क्लोज किया होगा। एंड थर्डली, कि जो भी सर्कुलेशन है उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अपने को लेके जाना पड़ेगा एंड बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी सर्कुलर को आप इशू नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये फॉर 4 मार्क्स, आई थिंक नहीं, फॉर 5 मार्क्स, जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन 238 लिखना था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन बी में। इसी का क्वेश्चन 1B का क्वेश्चन था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैज अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ IND AS 103 फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशंस। कमेंट।
ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है 1B, इसका आंसर आपको मिलेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में, विच इज आई एम गेसिंग चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में बहुत ही स्पेसिफिकली दिया गया है अबाउट इंड AS 103 फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशंस। अगर आप मेरे नोट्स में देखना चाहोगे तो ये दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 115। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे दिया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। नाउ आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला गया है कि अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत चेंज हुआ है 103 के बदौलत। कमेंट मतलब आपको 103 के बारे में एक छोटा सा नोट लिखना है। तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो? आप वहां पे लिख सकते हो कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है कोई एक इनपुट, कोई आप रॉ मटेरियल को इनपुट करते हो, प्रोसेस करते हो एंड देन फाइनली उसका आप आउटपुट देते हो। ठीक है। एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंड AS 103 क्या बोलता है? इंड AS बोलता है कि a business combination is an act of bringing together of separate entities and report into one reporting unit, and उस यूनिट में एक इंसान को कंट्रोल मिल जाता है एंड पहले हम एक इंसान को कंट्रोल मिल जाता है एंड वो छोटा सा नोट, ऐसा ही टाइप का एक छोटा सा नोट आपको लिखना था। आप चाहते तो AS 14 से इंड AS 103 को डिफरेंशिएट भी कर सकते थे। सो बेसिकली आप ये लिख सकते थे कि इंड AS 103 टेक्स केयर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस whereas AS 14 टेक्स केयर ओनली ऑफ अमालगमेशंस एंड मर्जर्स। हेंस इंड AS 103 का जो एम्बिट है वो काफी बड़ा है, AS 14 का एम्बिट जो है काफी छोटा है। ठीक है। सो ये एक छोटा सा आंसर था, ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। ये आपके बुक में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में एकदम क्लियर कट दिया गया है। तो अगर आपने बिजनेस के बारे में एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में डेफिनेशन लिख दिया है तो यू कैन एक्सपेक्ट डिसेंट मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। अपना थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 1C, जिसमें बोला गया है इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट ऑल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैव वन कॉमन गोल रिगार्डलेस ऑफ देयर कैटेगरी। गिव योर ओपिनियन इंडिकेटिंग द बेनिफिट्स दैट कंपनीज कैन डिराइव अपॉन बाय मर्जिंग। सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम जनरली ऐसा मान लेते हैं कि मर्जर्स एक ही रीजन से किया जाता है इररेस्पेक्टिव कि वो कैसे किया जा रहा है। आप अपना ओपिनियन बताइए क्या ये बात सही है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन था जिसका आंसर है कि नहीं, ये बात सही नहीं है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में बहुत सारे गोल्स होते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये अगर आप मेरे नोट्स में देखना चाहो तो ये मेरे नोट्स में दिया गया है ऑन पेज नंबर 4। देखिए ऑन पेज नंबर 4, ये रहा पेज नंबर 4। यहां पे दिया गया है फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर। तो आपका कंपनी बड़ा होता है, आप कंपटीशन को हटा देते हो, आप डोमिनेट करते हो, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनता है, न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में आपका काफी अच्छा स्टैंडिंग हो जाता है। अगर आप इनमें से 5-6 पॉइंट्स भी लिख के आए हो वो काफी है, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज फॉर 5 मार्क्स। अगर आपने 5-6 पॉइंट्स लिख दिया है इट विल फेच यू डिसेंट मार्क्स। अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आप बहुत ही डिसेंट मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट वाज 1D, जिसमें लिखा गया था ड्राफ्ट चेकलिस्ट फॉर अ ट्रांसफरी कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ टेक ओवर। नाउ ये एक बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में खास करके एकदम वैसे का वैसे दिया गया है। आपको इसमें लिखना था अबाउट व्हाट आर द थिंग्स जो कि एक ट्रांसफरी कंपनी को दिमाग में रखना पड़ता है। वेरी जनरल क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी आप बहुत आराम से मार्क्स फेच कर सकते हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 का 20 मार्क्स के बारे में बात अपन कर रहे हैं तो यहां पे यू कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट ऑफ 12 to 16 मार्क्स। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट इट डिसेंट 12 to 16 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेशन यही खत्म होता है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। नाउ हम सबको पता है क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो ऑप्शनल होता है। सो इधर आप 2 का A B C अटेम्प्ट करो या फिर आप 2A का A B या C अटेम्प्ट करो। आई विल टेक बोथ द सेट्स फॉर यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन 2A। सेक्शन 2A बोलता है सेक्शन 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 2A बोलता है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील बाय पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ NCLT। सो बेसिकली अगर NCLT का कोई ऑर्डर आता है जिससे आप अग्रीव्ड हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपका चैप्टर जिसका नाम है अपीयरेंसेस बिफोर NCLT एंड NCLAT उससे पूछा गया है। मेरे नोट्स में अगर आप जाओ तो ये आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 137C। तो यहां पे दिया गया है अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, सेक्शन 421 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना था कि जो भी इंसान
अग्रीव्ड होता है बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, उसको अपील में जाना पड़ता है एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। आप कब अपील में नहीं जा सकते हो? जब आपने कंसेंट ऑर्डर पास करवाया, मतलब आपने अपनी सहमति दे दी थी तब ऑर्डर पास हुआ, तो आप नहीं जा सकते। एंड ये जो भी अपील है वो 45 डेज में अपने को लेना पड़ता है, अपने को प्रेफर करना पड़ता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, आप आज नहीं, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई भी नई बात नहीं थी। इसमें आपको 3-4 चीजें लिखनी थी। सेक्शन 421 ऑफ कंपनीज एक्ट, 45 डेज में अपील लेना पड़ता है, एनसीएलएटी के पास अपील लेना पड़ता है, एंड कंसेंट ऑर्डर से कोई भी अपील्स नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? सो दिस वाज आल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था आज के पेपर में, 5 मार्क्स के लिए था। 5 मार्क्स जैसा क्वेश्चन भी नहीं था, आप यहां पे भी एक डिसेंट स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी वाज डिफरेंशिएट बिटवीन इनबाउंड मर्जर एंड आउटबाउंड मर्जर, व्हाट आर द लॉज गवर्निंग क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स इन इंडिया। ठीक है, नाउ ये क्रॉस बॉर्डर मर्जर चैप्टर नंबर 13 से पूछा गया क्वेश्चन है। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगा आपको। अगर आप मेरा नोट्स देखना चाहो तो आप मेरे नोट्स के पेज नंबर 142 में दिया गया है। इनबाउंड मर्जर क्या होता है? इनबाउंड मर्जर इज अ मर्जर जिसमें फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी के साथ मिलती है एंड जो रिजल्टिंग कंपनी होती है वो इंडियन कंपनी होती है। आउटबाउंड मर्जर वो होता है जिसमें रिजल्टिंग कंपनी फॉरेन कंपनी होती है, एंड उसमें आपको 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन दिया गया था। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ब्रांच ऑफिस, बोरोइंग्स, ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड ओपनिंग ऑफ ओवरसीज बैंक अकाउंट। सिमिलरली आउटबाउंड मर्जर के लिए वो 5 फैक्टर्स दिए गए थे, तो आप इस तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का वो ये था कि व्हाट आर द लॉज गवर्निंग क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स इन इंडिया। सो हमें सबको पता है कि सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज द लॉ दैट प्राइमरीली गवर्न्स क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स इन इंडिया। उसके साथ साथ रूल 25A ऑफ द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल्स, ये 2 लॉज है जो गवर्न करते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स को इंडिया में। सो ओवरऑल आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी के लिए ये लिखना था कि इनबाउंड मर्जर क्या होता है, आउटबाउंड मर्जर क्या होता है, उसके 5 डिफरेंट पॉइंट्स लिखने थे, एंड आपको सेक्शन 234 एंड रूल 25A ऑफ कंपनीज अमालगमेशन रूल्स के बारे में लिखना था। इससे भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यहां पे भी आप बहुत, अगर आपने ये पॉइंट्स लिखा तो आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी एक लौता प्रैक्टिकल क्वेश्चन था आज के पेपर में। ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपने। क्वेश्चन में दिया गया कि XYZ एक लिमिटेड कंपनी है जो कि लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। उसका ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको ये दिखाता है। पेड अप शेयर कैपिटल इज 442 करोड़, फ्री रिजर्व्स इज 20,347 करोड़ एंड टोटल सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स इज 1,275 करोड़। कंपनी को अपने इक्विटी शेयर्स जो कि 5 रुपए के हैं वो बायबैक करने हैं। कितने शेयर्स बायबैक करने वो भी दिया गया है, कितने रुपए में बायबैक करना वो भी दिया गया है, एंड उसका टोटल कंसिडरेशन क्या आएगा वो भी दिया गया है। आपको पता लगाना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने शेयर्स को अप्रूव कर सकता है। तो हम सब ये चीज पहले से पढ़ के आए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होता है कि वो टोटल 10% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल को अप्रूव कर सकता है। सो देखिए, अपने को पता है कि बीओडी के पास जो पावर रहता है वो होता है 10% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है ना, अगर अपने ये क्वेश्चन देखे तो यहां पे लिखते हैं, अपने अगर ये क्वेश्चन देखे तो ये क्वेश्चन में पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 442 करोड़। तो पेड अप अपना है 442 करोड़ एंड अपना फ्री रिजर्व्स कितना है, फ्री रिजर्व्स है 20,347 करोड़। ठीक है, तो टोटल अपना इसका ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20,789 करोड़। ठीक है, अगर इसका हम लोग 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 2,078.9 करोड़। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2,078.9 करोड़ के अमाउंट तक का बाईबैक को अलाउ कर सकते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, इतना आपने निकाल लिए। आते हैं वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन्हें 2,05,85,000 इक्विटी शेयर्स को 950 रुपीज पर शेयर में बाईबैक करना है। टोटल आता है 1,955.57 करोड़। ठीक है, तो बाईबैक वो टोटल करना चाह रहे हैं ऑफ रुपीज 1,955.57 CR। अपने को परमिटेड वैल्यू था 2,078.9 करोड़ का एंड उनका बाईबैक वैल्यू है 1,955.57 करोड़। तो यस, बोर्ड can allow this buyback, board can authorize this buyback because ये permitted value के अंदर आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा भी
ट्विस्ट नहीं किया गया, सारे कैलकुलेशंस दे दिए थे, आपको बस करना क्या था, आपको पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स को ऐड करना था एंड उसका 10% निकालना था, दैट वाज द परमिटेड वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में अगर आपने बोल दिया कि यस द अबव बायबैक कैन बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आपने कैलकुलेशन दिखा दिया तो आपको 5 मार्क्स तो बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन अ वेरी सिंपल, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। आते अपने ऑल्टरनेट क्वेश्चन में 2 का ऑल्टरनेट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2A फर्स्ट। व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ अमैलगमेशन बिटवीन बैंकिंग कंपनीज? व्हाट आर द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द बैंकिंग कंपनीज टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू अमैलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज। यहां पे जहां तक मेरे को पता है ये न्यू सिलेबस में नहीं है आपके, बट ये ओल्ड सिलेबस में डेफिनेटली था। इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि बैंकिंग कंपनीज को जब अमैलगमेट करते हैं 2 बैंकिंग कंपनी, सो लेट्स से अगर X इज वांटिंग टू अमैलगमेट, X इज अ बैंकिंग कंपनी एंड इसको अमैलगमेट करना है विद Y, ठीक है, तो इन दोनों को जो हमें इन दोनों के शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा वो होता है 2/3। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनीज में 2/3 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, विच मींस डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1/3 शेयर होल्डर्स। ठीक है, नाउ ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको अमैलगमेशन नहीं करवाना था बट हो गया अमैलगमेशन बिकॉज वो माइनॉरिटी में थे, तो ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को हम देते हैं एग्जिट प्लान, एग्जिट ऑप्शन। हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आप चाहो तो आप अपने शेयर्स के बदले में पैसा लेके निकल सकते हो। नाउ ये पैसा कौन डिसाइड करता है शेयर्स के बदले में कितना मिलेगा? ये पैसा डिसाइड करता है RBI। RBI वैल्यू करता है इन शेयर्स को एंड वैल्यू करता है कि इनको एग्जिट ऑप्शन कितने रुपए में देना है। सो बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर यही है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या एंटाइटलमेंट है, तो उनको एंटाइटलमेंट है कि वो अपने शेयर्स का पैसा लेके कंपनी से एग्जिट हो जाए। पैसा कौन डिसाइड करेगा? पैसा RBI डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है RBI पैसा डिसाइड करते हुए क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा? तो RBI बहुत जनरल डॉक्यूमेंट्स जैसे वैल्यूएशन रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L अकाउंट वगैरह वगैरह, वो सब डॉक्यूमेंट्स देख के ही चेक करता है एंड डिसाइड करता है कि पर शेयर वैल्यू कितना निकलेगा। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आपने थोड़ा सा DD में पढ़ा होगा, DD में ये क्वेश्चन है, तो अगर आपने DD में ये चीज पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे काफी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अ लिटिल नॉट very directly there but very straightforward when it comes to taking a holistic व्यू ऑफ द होल सिलेबस। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन 2A ऑल्टरनेट क्वेश्चन के पार्ट 2 पे। यहां पे बोला गया है अ बिजनेस वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स लॉजिकल एप्लीकेशन एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल फ्यूचर टैंजिबल इंटैंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ वैल्यूएशन? तो बेसिकली यहां पूछा जा रहा है कि वैल्यूएशन के प्रिलिमिनरी स्टडी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 वैल्यूएशन से। मैं आपको दिखा दूंगा मेरे नोट्स में ये कहां पे दिया गया है। सो अगर आप मेरा नोट्स खोलना चाहे तो मेरे नोट्स में पेज नंबर 93 में आपको ये दिख जाएगा। पेज नंबर 93 में आपको यहां पे देखिए दिया गया है कि व्हाट आर द प्रिलिमिनरी स्टेप्स इन वैल्यूएशन। सो एनालिसिस ऑफ बिजनेस हिस्ट्री, प्रॉफिट ट्रेंड्स, गुडविल, इकोनॉमिक फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना, एक्सचेंज रिस्क पढ़ना, एम्प्लॉय मोरल बढ़ाना, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना, हिडन लायबिलिटीज देखना। एंड ये पढ़ाते वक्त मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रॉम द चैप्टर वैल्यूएशन। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 वाज यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ PQR लिमिटेड, द बोर्ड इज ऑप्टिंग फॉर रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, हाउ वुड यू एडवाइज द बोर्ड? ये तो कंपनीज लॉ का जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ गए वो क्वेश्चन है कि अपने को अगर रिड्यूस करना होता है शेयर कैपिटल विदाउट द अप्रूवल ऑफ NCLT तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये आपके CRI के चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। मेरे नोट्स में अगर आप देखना चाहो तो ये दिया गया है इन पेज नंबर 11। तो आप देखो पेज नंबर जो 11 है वहां पे आपको ये दिख जाएगा। यहां पे बहुत ही क्लियर कट यहां पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ NCLT अगर रिडक्शन करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। सो अंडर सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है। आप 2 तरीके से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हो, वन बाय वे ऑफ NCLT का अप्रूवल एंड वन विदाउट NCLT का अप्रूवल। आपके क्वेश्चन में पूछा गया विदाउट NCLT का अप्रूवल कैसे करना है? ऐसे करना है, सरेंडर ऑफ शेयर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ ओन शेयर्स। अगर आपने ये 5 पॉइंट्स लिखा है, सेक्शन 66 लिखा है एंड इन 5 पॉइंट्स को एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दिया तो भी आप डिसेंट 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन होता है खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 मार्क्स के लिए
5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 से, ठीक है। जल्दी से देखते हैं, बहुत ही सिंपल था ये भी। पहला, व्हाट आर द डिटेल्स टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो यहां बोला गया कि सेक्शन 230 में जो अपने क्रेडिटर्स या मेंबर्स की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें जब उनको हम नोटिस भेजते तो साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजते हैं, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स होने चाहिए। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर अ मीटिंग अंडर सेक्शन 230 में पूरा स्कीम का एक एक डिटेल होना चाहिए। स्कीम क्या है, कौन सी कंपनी है, कितने पैसे में, कितने शेयर्स, ऑल द डिटेल्स। बेसिकली स्कीम को हम वैसे का वैसे उठा के लिख देते हैं। सो बेसिकली ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द स्कीम शुड बी देयर व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर अ मीटिंग अंडर सेक्शन 230, ठीक है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, इसका एक बहुत ही जेनरिक आंसर है ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी था, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन मर्जर ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यहां बोला गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अगर आपको मर्जर करना है तो आपको कौन से बेसिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कौन से वेरियस स्टेजेस है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द मॉड्यूल एंड आपको मेरे नोट्स में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 70, ठीक है। तो आइए यहां देखते हैं अपने यहाँ पे पेज नंबर अपना जो 70 है, यहाँ पे आप देखिए द स्टेप्स या द प्रोसीजर फॉर मर्जर अमैल्गमेशन। आप पहले एमओए चेक करते हो, उसमें देखते हो हमारी अथॉरिटी है कि नहीं मर्ज करने का। फिर आप ट्रांसफरी कंपनी का एमओए देखते हो, फिर आप वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते हो, स्कीम बनाते हो, उसके बाद आप बोर्ड मीटिंग बुलाते हो, फिर आप ट्रिब्यूनल में फर्स्ट मोशन पिटिशन डालते हो मीटिंग बुलाने के लिए, फिर आप उनसे ऑर्डर लेते हो, फिर आप मीटिंग फिक्स करते हो, फिर आप नोटिस भेजते हो मीटिंग का, उसके बाद आप नोटिस एडवर्टीजमेंट के थ्रू भेजते हो, रेगुलेटर्स को नोटिस भेजते हो, फिर मीटिंग आप होल्ड करते हो। मीटिंग होल्ड करने के बाद आप वापस से जाते हो, रिजल्ट्स जो है वो रिपोर्ट करते हो ट्रिब्यूनल को, वहां पे एक सेकंड मोशन पिटिशन फाइल करते हो फॉर देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर ऑब्टेन करते हो एंड उस कॉपी को ट्रिब्यूनल के साथ आरओसी के साथ फाइल कर देते हो विद इन 30 डेज। सो बेसिकली आपने वो जो पूरा प्रोसीजर पढ़ा है ना, उस पूरे प्रोसीजर का स्टार्टिंग से एंड तक आपको छोटे में लिख देना था। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन अपना केवल 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन को अपने अगर पूरा प्रोसीजर समझाने बैठ जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपने को बस एक एक पॉइंट में पूरा स्टेप बाय स्टेप वेरियस स्टेप्स लिखने थे। सेक्शन 230 को पूरा यहाँ एक्सप्लेन करना था, बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी है, हाउ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व आर डिफरेंशिएटेड एज पर AS 14। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग चैप्टर। आप मेरे नोट्स में अगर ये खोजना चाहो तो आपको मिल जाएगी पेज नंबर 106 पे, ठीक है। 106 पे आपको ये मिल जाएगा। 106 में आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया AS 14 में आप कैपिटल रिजर्व्स एंड गुडविल कैसे डालते हो। तो हम पढ़े AS 14 के हिसाब से 2 तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ मर्जर और अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड विच इज अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेज मेथड विच इज अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ परचेज। इन दोनों में आप गुडविल को कैसे ट्रीट करते हो आपको वो लिखना था, एंड कैपिटल रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हो आपको वो लिखना था। बहुत ही बेसिक है ये, एग्जीक्यूटिव हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ के आए हैं एंड यहाँ पे भी हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा था। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अपना पार्ट 1 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टेकओवर्स प्रैक्टिस्ड इन द आउटसाइड वर्ल्ड और प्रैक्टिस इन द बिजनेस वर्ल्ड। वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया था। चैप्टर नंबर 1 में अगर आप मेरे नोट्स में देखना चाहो तो ये आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 20। एक सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेकओवर्स। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 25 में। देखिए पेज नंबर 25 में ये रहा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर्स। पहला होता है फ्रेंडली टेक ओवर, दूसरा होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, तीसरा होता है बेल आउट टेक ओवर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपको तीनों टेक ओवर्स के बारे में लिखना है एंड आपका काम हो जाएगा सॉर्टेड, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था। लास्ट जो अपना क्वेश्चन था वो था डिफाइन कैपिटल एसेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ना आप सोच रहे हो कि सीआरआई के पेपर में इनकम टैक्स का कैपिटल एसेट कहां से आ गया, बट देन लेट मी रिमाइंड यू, आपका एक चैप्टर था जिसमें आपको इनकम टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना था। अगर आप वो चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे, अंदर ही घुस के, तो आपको वहां पे कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया गया है। मेरे नोट्स में ये दिया गया है ऑन पेज नंबर 111 सी। पेज नंबर 111 में दिया गया है, 111 में, दैट इज 111 में दिया गया है मेरे नोट्स में। कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन and any securities held by foreign institutional investor but does not include stock in trade, personal effect and agriculture in land which is not an urban agriculture land which is a rural agriculture land basically, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक, अगेन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था इसी के, और इसमें भी आप अगर आपने ये
दोनों along with the 3 exceptions लिखा है, तो आप एक decent 3 marks expect कर सकते हो। इसी के साथ हमारा पेपर के पार्ट 1 का डिस्कशन होता है खत्म। हम लोग ने इसमें देखा apart from that one question on banking, every question was a straight forward question। in fact वो जो practical question था वो भी एकदम straight forward question था। ये 50 marks में आप एक decent score of 40 एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं भी तो 35 तो आपको आना ही चाहिए अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो। 35 is a score that you can expect in this segment। इसी के साथ हम आते हैं पार्ट 2 के डिस्कशन में। पार्ट 2 इज इंसॉल्वेंसी। सेकंड टाइम ऐसा हुआ है जून 19 के बाद, ये फर्स्ट टाइम है दिसंबर 2019, जिसमें हम लोग नए सिलेबस का पेपर दे रहे हैं जहां पे इंसॉल्वेंसी को इतना ज्यादा वैल्यू दिया गया है। जून 19 का पेपर वॉज कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन इट केम टू इंसॉल्वेंसी। इस बार इंसॉल्वेंसी को उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है व्हेन कंपेयर्ड टू पार्ट 1। सो आइए देखते हैं पार्ट 2 में अपने किस तरह के आंसर्स, कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल बाय द कंपनी लिक्विडेटर अगेंस्ट द वाइंडिंग अप ऑर्डर इशूड बाय ट्रिब्यूनल अंडर द कंपनीज एक्ट। सो बेसिकली यहां पूछा गया है कंपनीज एक्ट के अंदर अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो जाता है कंपनी के अगेंस्ट तो उसके लिक्विडेटर को एनसीएलटी के पास एक रिपोर्ट भेजना पड़ता है। उस रिपोर्ट पे वो लिक्विडेटर को क्या क्या लिखना पड़ता है। ये चैप्टर आई थिंक द लास्ट चैप्टर वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। ये मेरे नोट्स में अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 2। एक सेकेंड, ये आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 289। देखिए 289 पे आपको यहां पे दिखा गया है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटर। यहां पे एज पर सेक्शन 281 कंपनी लिक्विडेटर को विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है एनसीएलटी के पास। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, नेचर एंड डिटेल्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड, एग्जिस्टिंग एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, डेट्स ड्यू, गारंटीज, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड आईपीज, सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, लीगल केसेस एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच द ट्रिब्यूनल में रिक्वायर। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम वैसे का वैसे आपको लिस्ट लिख देना है। अगर आपने ये 7-8 पॉइंट्स में से 5-6 पॉइंट्स भी लिख दिया तो यू कैन एक्सपेक्ट डिसेंट मार्क्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 5-6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी is explain the procedure to be followed by the adjudicating authority on receipt of an application by the financial creditor for initiation of CIRP। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक बार जब NCLT के पास आप CIRP इनिशिएट करने के लिए अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देता है तो एनसीएलटी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये हम चार्ट के फॉर्म में मेरे नोट्स में पढ़े थे ऑन पेज नंबर 185, सॉरी ऑन पेज नंबर एक सेकेंड बस, हियर आई विल जस्ट शो इट टू यू। सी ऑन पेज नंबर 173 पेज नंबर 174, पेज नंबर 174 में आपको हमने चार्ट फॉर्म में ये चीज पढ़ाया था कि क्या प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन फाइल करने का। सो डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट के बाद एप्लीकेशन एनसीएलटी को देते हैं हम लोग अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन। एनसीएलटी के पास 14 डेज होता है टू असर्टेन इफ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। अगर 14 डेज के बीच में एनसीएलटी को लगता है कि आपका जो एप्लीकेशन वो इनकम्प्लीट है या आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज नॉट एलिजिबल तो एनसीएलटी आपको रिटर्न करती है एप्लीकेशन। आपके पास 7 डेज का टाइम होता है to rectify your application, give the application back to NCLT। उसके बाद NCLT existence of default को ascertain करती है। अगर वो satisfied होती है कि default एक occur हुआ है, default हुआ है, तो वो admit कर लेती है आपका application and communicate कर देती है within 7 days। अगर NCLT is not satisfied कि कोई default हुआ है तो वो reject कर देगी आपका application and communicate कर देगी within 7 days। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को का नाम देना कंपलसरी होता है। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एकदम सीधा सीधी। पास मार्क्स 5 मार्क्स आपके झोली में भर दिया गया था बाई ICSI। आई होप आपने ये आंसर बहुत ही अच्छे से लिख के आया होगा। नेक्स्ट जो था वो था पार्ट सी ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहां पे पूछा गया द मॉरेटोरियम शैल अप्लाई टू अ श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू अ श्योरिटी, डू यू एग्री विद दिस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम, व्हाट आर द पर्पसेस सर्व्ड बाय डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम। सो बेसिकली मॉरेटोरियम के ऊपर एक क्वेश्चन है, यहां पूछा जा रहा है क्या मॉरेटोरियम श्योरिटी के ऊपर लगता है, क्या होता है इफेक्ट्स मॉरेटोरियम का एंड क्या पर्पस है उसका। बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये आप अगर मेरे
नोट्स में देखो तो आपको मिल जाएगा ये ऑन पेज नंबर 185, ठीक है। सेक्शन 14, ये आई थिंक चैप्टर 16 है आपके मॉड्यूल का। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम में क्या क्या इफेक्ट होता है, आप सूट्स नहीं ले सकते, असेट्स को नहीं एलियनेट कर सकते, सारफेसी के अंदर एक्शन नहीं ले सकते, लीज वाला प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, एंड कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ देखिए अपना क्वेश्चन क्या था, श्योरिटी के ऊपर इफेक्ट करता है क्या, सी मॉरेटोरियम डज नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ अ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आपका पहले पार्ट का आंसर इज कि yes, I agree with this because it has been provided in section 14 that moratorium shall not apply to a surety in the contract of guarantee. इसके बाद इफेक्ट ऑफ moratorium में आपको लिखना था कि क्या क्या इफेक्ट होता है, मतलब आप क्या क्या चीज नहीं कर सकते हो, एंड उसका पर्पस में आप ये पॉइंट्स लिखते। आप देख सकते हो तीनों चीज मेरे नोट्स में बैक टू बैक दिया गया, एंड इसी से आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपका आईबीसी से थोड़ा सा भी प्यार होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाए होंगे। मेरे को आईबीसी से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मेरे ये क्वेश्चन से लाइक बाप रे क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 4D इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस ऑफ पब्लिक नोटिस अंडर सेक्शन 102 ऑफ आईबीसी। नाउ अगर आपने आईबीसी ठीक से पढ़ा है तो आपको पता है सेक्शन 102 कम्स अंडर पार्ट 3 विच इज इंडिविजुअल एंड फर्म इंसॉल्वेंसी। ना वहाँ पे 102 में सेक्शन बोलता है कि अगर एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है फॉर इनवाइटिंग क्लेम्स। आपको अगर मेरे मॉड्यूल में ये चीज़, मेरे नोट्स में अगर आपको ये चीज़ देखना है तो आपको ये चीज़ मिलेगा इन पेज नंबर 214, इन पेज नंबर 214 सी 214 में दिया गया सेक्शन 102 बोलता है कि डीआरटी को एक पब्लिक नोटिस देना है 7 डेज के अंदर ऑफ पासिंग दी ऑर्डर, जिसमें वो बोलेगा कि जिसको जिसको इस पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट क्लेम्स है सब 21 डेज के अंदर अपना अपना क्लेम्स लेके आओ। ये कहाँ कहाँ पब्लिक नोटिस देते हैं हम लोग, एक इंग्लिश एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, प्रीमाइसेस ऑफ डीआरटी एंड वेबसाइट ऑफ डीआरटी। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है ये यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट इसका ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हम लोग ने पढ़ लिया। प्रोसीजर रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे जितने क्लेम होल्डर्स है, जितने क्रेडिटर्स है, उनको इस चीज का नोटिस मिल जाए एंड वो टाइमली आके अपना क्लेम सबमिट कर दे, सो दैट एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 3, वेरी सीधा सीधी क्वेश्चन, बहुत आसान से आपको 5 मार्क्स इसमें भी मिल सकता है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। एक सेकेंड, ठीक है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ओके अपने आगे थे क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो है फ्रॉम, एक सेकेंड बस, गिव मी अ सेकेंड। नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पहला क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एआरसी बी कैंसल्ड। मतलब सारफेसी एक्ट के अंदर जो एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है फ्रॉम आरबीआई। आप किन सर्कमस्टांसेस में उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हो। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था फ्रॉम सारफेसी एक्ट। ये आपके मॉड्यूल में भी दिया गया, प्लस ये आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 234 सी 234 में आपको यहां पे देखिए कि रिजर्व बैंक के पास पावर है कि वो एक एआरसी को एक सर्टिफिकेट देती है तो उसको कैंसिल भी कर सकती है। कौन कौन सा केस है, अगर एआरसी ने बिजनेस एज एन एआरसी कैरी करना बंद कर दिया है, अगर उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है बाय अ क्वालिफाइड बायर, अगर उसने कोई भी कंडीशन को वायलेट किया है बाय द आरबीआई, अगर उसने कोई भी कंडीशंस अंडर सेक्शन 3 को वायलेट किया है, या फिर उसने आरबीआई के डायरेक्शन या उसके अकाउंट्स या उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करने से मना किया है। अगर इनमें से कुछ भी चीज आप करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। एंड एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था सारफेसी एक्ट के थ्रू। सारफेसी एक्ट में द इंस्टीट्यूट कुड हैव आस्क्ड यू बेटर क्वेश्चंस, बट उन्होंने बहुत ही सीधा क्वेश्चन पूछना चाहा। अगेन वेरी इजी 3 मार्क्स जो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। Explain the changes brought about in section 30 of IBC by the IBC Second Amendment Act by the Insolvency and Bankruptcy Second Amendment Act 2018. So basically
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हम आपको अगर मेरे स्टूडेंट्स से आप बात करो तो मैंने उनको बार बार यही बात बोला कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 वाज लाइक रीराइटिंग द आईबीसी, बिकॉज उसमें बहुत सारे नए प्रोविजंस लाए गए थे। स्पेसिफिकली सेक्शन 30 में 3 तरह के प्रोविजंस लाए गए थे। पहला प्रोविजन जो सेक्शन 30 में लाया गया था बाय द अमेंडमेंट एक्ट वाज, फर्स्ट प्रोविजन वाज कि अपने 75% ऑफ जो पहले क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेते थे उसको हमने रिड्यूस करके 66% कर दिया। तो जो हम स्पेशल चीजों के लिए अप्रूवल लेते थे वो 66% जो आज के दिन में है वो बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट था। एंड ये सेक्शन 30 में पहला अमेंडमेंट लाया गया था कि जो 75% का अप्रूवल चाहिए होता था उसको हमने कम करके 66% ले आया। सेकेंड अमेंडमेंट जो लाया गया था वो ये बोला गया था कि सेक्शन 29A के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, तो अगर कोई भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपना रेजोल्यूशन प्लान लेके आता है तो उसको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा जिसमें वो लिख के देगा कि अकॉर्डिंग टू देम दे आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। तो सेकंड रिक्वायरमेंट जो हमने चेंज किया था वो था रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट का। एंड थर्ड हमने ये सेक्शन 30 में ला दिया कि जितने अप्रूवल्स हमें चाहिए होते हैं बाय अ शेयर होल्डर व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक दिस, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि दीज अप्रूवल्स आर ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो एक अजम्पशन क्लॉज हमने डाल दिया जिसमें हमने बोला कि वी अज्यूम कि ये अप्रूवल्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये 3 अमेंडमेंट्स, ये 3 चेंजेस लाए थे सेक्शन 30 में बाय वे ऑफ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, और ये 3 पॉइंट्स आपको लिखना था इस क्वेश्चन में। ये एक थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, बहुत ही मतलब है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही, बट आई थिंक कई लोगों को ये चीज उस समय स्ट्राइक नहीं किया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आपने ये लिखा है तो आपको 3 पॉइंट्स आराम से मिल जाएगा। अगर आपने इसमें से 1-2 पॉइंट लिखा है तो आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स वैसे ही मिलेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी। Sun Finserv Limited, a financial cum operational creditor, is aggrieved by the action of resolution professional, suggest the measures available to the company under the IBC 2016. Now ये एक बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली कहीं पे भी आपके मॉड्यूल में नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसको कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम है या ही इज अग्रीव्ड और ही और शी इज अग्रीव्ड बाय द एक्शंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो उसके पास क्या मेजर्स है। सी, एक चीज याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो CIRP होता है इट्स एन NCLT सुपरवाइज प्रोसेस। तो अगर वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाओगे, NCLT के पास। तो ये एक जेनरिक आंसर आप यहां लिख सकते थे कि आप NCLT के पास जा सकते हो। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास एक और ऑप्शन रहता है कि अगर आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से बहुत प्रॉब्लम है तो आप एक रेजोल्यूशन पास करके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज कर सकते हो, उसके लिए 66% वोट्स आपको चाहिए रहते हैं। सो आप अगर ये 2-3 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको यहाँ पे फेयर अमाउंट ऑफ मार्क्स, डिसेंट मार्क्स मिल सकता है। बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन था ये, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था ये। सो यू कैन एक्सपेक्ट डिसेंट मार्क्स देयर। ठीक है, next is question number 5D, which is X, a corporate debtor, owes Y Limited 100 lakhs on account of unsecured loan and 35 lakhs towards raw material. Determine status of Y in relation to corporate debtor. Also state the status under which Y can make representation to the committee of creditors. So यहाँ पे देखिए बेसिकली बोला क्या गया है, मैं आपको ड्राइंग करके समझाता हूँ। X लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। Y लिमिटेड इज, सो S लिमिटेड इज द डेटर, कॉर्पोरेट डेटर है ये, ठीक है। Y लिमिटेड जो है, Y लिमिटेड इज द क्रेडिटर। नाउ ये इसको 2 तरीके से पैसे कंपनी वो करती है। पहला इज उनको लोन दिया गया था ऑफ आई थिंक 100 lakhs, उनको लोन दिया गया था ऑफ 100 lakhs एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स था, ठीक है। तो सी यहाँ पे उनको लोन दिया गया था ऑफ ₹100 lakhs एंड दूसरा जो वो पैसा वो करती है वो है ₹35 lakhs फॉर रॉ मटेरियल्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 तरह के लोग हमेशा ऑपरेशनल क्रेडिटर बनते हैं। कौन कौन? गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज एंड सप्लायर्स। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सप्लाई, फॉर द पर्पस ऑफ दिस 35 lakhs, जी 35 lakhs है, इसके लिए Y इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड फॉर द पर्पस ऑफ 100 lakhs Y इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस इसमें। हमें पता है ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब वो इंसान जो कॉर्पोरेट डेटर को, वो इंसान जो कि गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय है या फिर सप्लायर है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई ने 35 lakhs का रॉ मटेरियल सप्लाई किया, मतलब वो 35 lakhs के लिए सप्लायर है, मतलब वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ओनली फॉर 35 lakhs। बाकी जो 100 lakhs का लोन दिया गया उसके लिए वो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही होगा। तो इसके पहले पार्ट का आंसर इज दिस, द स्टेटस ऑफ वाई इज ही इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर द एक्सटेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100 lakhs एंड एन ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ 35 lakhs। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट इज कि
स्टेट द स्टेटस अंडर विच वाई लिमिटेड कैन मेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में हमें पता है अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं जो कि अनरिलेटेड होते हैं तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ओनली टिल द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट बैठ सकते हैं, फाइनेंशियल डेट बैठ सकते हैं। तो इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वाई लिमिटेड विल सिट इन द कैपेसिटी ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड उनका जो डेट होगा वो होगा 100 लाख का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 1 मार्क था ऑपरेशनल डेट जानने के लिए, 1 मार्क था फाइनेंशियल डेट जानने के लिए, और 1 मार्क्स था कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में किस हिसाब से वो बैठेगा वो बताने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है एकदम जेनरिक क्वेश्चन। लिक्विडेटर शायद ऑर्डिनरी सेल द एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर थ्रू ऑक्शन मेथड, ओपाइन वेदर द लिक्विडेटर्स कैन सेल एसेट्स बाय रूट अदर देन ऑक्शन मेथड। सो बेसिकली पूछा जा रहा है लिक्विडेटर जब एसेट्स बेचने जाती है तो वो क्या केवल ऑक्शन के थ्रू बेच सकती है? तो हम सब ऑलरेडी पढ़ के आए, नहीं, वो 3 तरीके से बेच सकती है। बाय वे ऑफ ऑक्शन, पहला होता है बाय वे ऑफ ऑक्शन, दूसरा होता है बाय वे ऑफ अ प्राइवेट ट्रीटी, एंड तीसरा होता है बाय इनवाइटिंग टेंडर्स या फ्लोटिंग टेंडर्स, इनवाइटिंग बिड्स ऑन टेंडर्स। ठीक है, सो ये 3 रूट होता है, केवल ऑक्शन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था नो, they are not bound to sell it only by way of auction, they can sell it by way of private treaty also and by way of टेंडर्स ऑल्सो। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन होता है खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पे भी कुछ ट्रिकी था नहीं। एंड अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी था, 6A उसको बोलते हैं। सो विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A इज the procedure to be followed for voluntary liquidation proceedings is largely similar to the procedure to be followed for insolvent liquidation. However, there are differences between them. What are such marked differences? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आप जब वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए जाते हो तो उसका प्रोसीजर जो है, और आप जब इंसॉल्वेंट होकर लिक्विडेट होते हो उसका प्रोसीजर जो है वो लार्जली सेम है, मतलब बड़े रूप से देखा जाए तो सेम है, बट उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। व्हाट आर दीज डिफरेंसेस? तो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा ट्विस्टेड था, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना था, आपके मॉड्यूल में सीधा सीधी दिया गया डिफरेंसेस क्या है। मेरे नोट्स में भी अगर आप जाओ तो अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंसेस वही होते हैं कि आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो आप देखोगे मेरे नोट्स में ये दिया गया है ऑन पेज नंबर 290। ठीक है, यहां पे आप देखो, यहां पे आपको दिया गया है या पेज नंबर यहां पे 282, सॉरी। ठीक है, 282 में दिया गया है कि आपको क्या क्या देना पड़ता है। एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है बाय डायरेक्टर्स कि सारे इंक्वायरी हम कर चुके हैं एंड किसी को भी डिफ्रॉड नहीं किया जा रहा है, प्लस हम अपने सारे डेट्स दे पाएंगे। फिर एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसमें आप, मतलब डिक्लेरेशन के साथ आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हो एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट देते हो, एंड उसके बाद आप स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास कराते हो। सो ये सब चीज आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन में फॉलो करना पड़ता है, वो आपको इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन में फॉलो नहीं करना पड़ता है। एंड दीज आर दी ओनली डिफरेंसेस जो आपको लिखना था। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था जिसमें आपको बस कुछ नहीं लिखना था, आपको बस सिंपल से जाके लिखना था कि वॉलंटरी लिक्विडेशन में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज करना पड़ता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, बहुत आराम से आपको ये मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज रिपोर्टेड केसेस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, क्या ऑर्डर्स पास किया जा सकता है बाय एनसीएलटी। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किया एनसीएलटी को, एनसीएलटी किस तरह के ऑर्डर्स पास कर सकती है। तो अगर आप देखो तो ये मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 284। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऑर्डर्स इन केसेस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, सेक्शन 48 बात करता है इस बारे में। सेक्शन 48 बोलता है, सॉरी 276 पेज नंबर में है, सेक्शन 48 बोलता है कि एनसीएलटी अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में यही ऑर्डर पास कर सकती है। प्रॉपर्टी को वो बोल सकती है टू बी वेस्ट अगेन इन द कॉर्पोरेट डेटर। सेकेंडली, वो रिलीज या डिस्चार्ज कर सकती है कोई भी तरह का सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो आपने क्रिएट किया है। वो किसी भी इंसान को कुछ सम्स रिटर्न करने बोल सकती है, एंड वो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बोल सकती है कि वापस करो। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, सेक्शन 48, बहुत ही सीधा सीधी फ्रॉम लिक्विडेशन चैप्टर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन जो सेक्शन 6 में आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर इफ ही एंड एवरी पार्टनर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, हाउ विल यू जज दैट अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ये आपके मॉड्यूल में दिया गया है, आपको जब जज करना पड़ता है कि कोई पर्सन इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आप 2-3 चीज चेक करते हो। फर्स्ट, क्या वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया दिया गया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो सारे क्राइटेरिया आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपका इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश होता है। सेकेंड चीज, हम देखते हैं कि क्या आप रिलेटेड पार्टी हो। रिलेटेड पार्टी कैसे पता चलेगा? रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन आईबीसी में दिया गया है, तो क्या आप उस डेफिनेशन में फिट होते हो। अगर आप डेफिनेशन फिट होते हो तो आप लिक्विडेटर नहीं बन सकते। एंड थर्ड, आप देखते हो कि क्या आपने कॉर्पोरेट डेटर के किसी लीगल फर्म
या किसी ऑडिट फर्म, स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म के आप एम्प्लॉय या पार्टनर रहे हो इन द पास्ट 3 years। तो ये सब चीज़ चेक करते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होता है तो आप लिक्विडेटर नहीं बन सकते हो। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सारे क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो, एंड आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उस कॉर्पोरेट डेटर के लीगल फर्म या स्टैट्यूटरी ऑडिटर फर्म जिसका मिनिमम 10% ऑफ द टर्नओवर का काम वो लोग करते हैं, उसके आप मेंबर, एम्प्लॉय या पार्टनर पिछले 3 साल में नहीं रहे हो। अगेन बहुत ही सीधा क्वेश्चन था। आपके मॉड्यूल में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट पॉइंट्स दिए गए हैं। बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे 5 मार्क्स भी स्कोर कर सकते थे। ठीक है, यहां पे हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट पार्ट के डिस्कशन में ऑफ आर वीडियो। जो लास्ट था वो था क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6A का पार्ट 1 पूछता है कि एज पर सेक्शन 25(2) ऑफ द आईबीसी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल अंडरटेक एक्शंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। प्लीज एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो बेसिकली यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ड्यूटीज बताने थे। क्या ड्यूटीज है? अगर आप मेरे मॉड्यूल में देखना चाहो तो वो आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 193। एक सेकेंड, पेज नंबर 193 सी, सेक्शन 25। सीधा सीधी क्या क्या ड्यूटीज है? इमीडिएट कस्टडी लेना, रिप्रेजेंट करना इन थर्ड पार्टीज, जुडिशियल क्वासी जुडिशियल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में वो करना, इंटरिम फाइनेंस उठाना, अकाउंटेंट लीगल एक्सपर्ट्स करना, लिस्ट ऑफ क्लेम्स अपडेट करते रहना, कन्वीन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सारी मीटिंग्स को कन्वीन करना, अटेंड करना, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को बुलाना, उनका रेजोल्यूशन प्लान्स को चेक करना, उसको एप्लीकेशन फाइल करना फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह। तो इतना सारा लिस्ट दिया गया। अगर आपने इनमें से 5-6 भी लिखे तो यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। मतलब अगर आपने 6-7 लिख दिया तो आपके 4 मार्क्स तो आराम से मिल सकते हैं आउट ऑफ दीज 5 मार्क्स। जो 6A का क्वेश्चन नंबर B है वो ये है, सॉरी ये नहीं है, 6A का जो अपना क्वेश्चन नंबर B है वो ये है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में आईबीसी में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आईबीसी में 2 सेक्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर बहुत ही सीधा आंसर था। आईबीसी में 2 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 234 एंड सेक्शन 235। आईबीसी का ये 2 सेक्शन है जो कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करता है। सेक्शन 234 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो दूसरे गवर्नमेंट्स के साथ, दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट्स के साथ अग्रीमेंट में एंटर कर सकती है टू प्रिपेयर फॉर लॉज फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। एंड सेक्शन 235 टॉक्स अबाउट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कि कैसे हम दूसरे कंट्रीज को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, दूसरे कंट्री का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को हम कैसे अपनी कंट्री में अप्रोच लेंगे, क्या अप्रोच लेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है। सो बेसिकली सेक्शन 234 एंड 235 के बारे में आपको लिखना था इस आंसर में। ये एक क्वेश्चन था जो कि काफी घुस के पूछा गया था, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव फाउंड अ लिटिल डिफिकल्ट और ट्रिकी। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का था वो ये था कि आप एबीसी के लिक्विडेटर हो, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है, आप किस ऑर्डर में क्लेम्स को भेजोगे। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज ऑर्डर आईबीसी में चेंज हो गया है एंड ये ऑर्डर सेक्शन 53 में दिया गया है। तो सेक्शन 53 में आप देखो ऑर्डर ये है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स का। पहले आप आईआरपी कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट देते हो, उसके बाद आप वर्कमेंस ड्यू फॉर 24 मंथ्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ड्यू देते हो, उसके बाद आप वेजेस एंड अनपेड ड्यूज टू एम्प्लॉइज फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स देते हो, उसके बाद आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देते हो, फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डेट्स ओ टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन लोग ने अपना एनफोर्स कर लिया सिक्योरिटीज उनको देते हो, फिर बाकी डेट्स एंड ड्यूज, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ पे आप कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। अगर आपने इस टेबल को एज इट इज पूरा लिख के आ गया है अलॉन्ग विद द सेक्शन, आपको 5 मार्क्स बहुत ही आराम से मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन होता है खत्म। ये था आपका क्वेश्चन पेपर ऑफ कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट restructuring, valuation and insolvency, new syllabus, December 2019 attempt. Overall discussion के बाद तो मुझे लग रहा है कि it was an easy paper only. 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे. So it was a fairly easy question paper. It was a very decent question paper. अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है, अगर आप मेरे मॉड्यूल से पढ़े हो, तो आपको आराम से इसमें 60 से 70 के बीच में आ जाना चाहिए. So let's hope for the best. Let's hope कि जैसा ये क्वेश्चन पेपर आया वैसे ही आगे ये भी क्वेश्चन पेपर्स आते रहे एंड लेट्स होप कि हम उसमें भी फेयरवेल करते रहे. ठीक है, इसी के साथ हम फटाक से ये लेक्चर करते हैं, ये वीडियो करते हैं खत्म. आप सबको बाकी सब
पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो प्लीज ऐसे ही मेहनत करिए फॉर ऑल द अदर पेपर्स। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि पेपर शायद गड़बड़ हो सकता है तो बाकी पेपर्स के लिए और ज्यादा मेहनत करिए सो दैट यहां पे जो भी गड़बड़ हो वो सेट ऑफ में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो करते खत्म। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द अदर पेपर्स। हम जल्दी मिलते हैं विद अ डिस्कशन ऑफ अनदर पेपर। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।